हाय एवरीवन। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एटम चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे सवालों की। और सवालों से पहले एक लास्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर रह गया, वो क्या है? आप लोगों को याद होगा कि ना डी ब्रोगली मतलब इस चैप्टर के अंदर बोर ने पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है ना। सबसे पहले हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा, उसके बाद हमने क्या रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने बोर का मॉडल पढ़ा। बोर ने कैसे स्पेक्ट्रल सीरीज दी, बोर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, वो सब हमने देखा। अब एक ड्रॉबैक बोर का एक और था कि बोर ने, याद है आपको, सेकंड पोस्टुलेट एक्सप्लेन नहीं किया था। उसने बोल तो दिया एम वी आर इज इक्वल टू में एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, लेकिन वो ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। तो ये उसका ड्रॉबैक भी था। और ये बाद में किसने, डी ब्रोगली ने ये एक्सप्लेन भी किया। डी ब्रोए बोलो, ब्रोगली बोलो, बात एक ही है। एक सेकंड यार, क्या हो गया ये? ओके, है ना, ठीक है, ओके। तो बाद में डी ब्रोए ने क्या करा, एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ सवाल करते हैं। कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आज की कथा यहां समाप्त करेंगे। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। वीडियो वगैरह ऑन है? लेट मी चेक। यस, ठीक है। ओके गाइस, तो एक बार क्या करो, पूरा चैप्टर रिवाइज भी कर लेना जब चैप्टर खत्म हो जाए, जब मैं बोल दूं, है ना। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देख भाई पहलवान, देख हमारे पास जो टॉपिक है, सबसे पहले डी ब्रोए डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन of second postulate of बोर। डी ब्रोगली ने कैसे बोर का सेकंड पोस्टुलेट एक्सप्लेन किया। डी ब्रोगली ने कैसे बोर का सेकंड पोस्टुलेट एक्सप्लेन किया, आओ इस बारे में चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले बोर के कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, आओ ध्यान सुनते। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या था। अब यार पता है क्या, उसने बोल तो दिया किसने, बोर ने। बोर का सेकंड पोस्टुलेट कहता क्या है कि एम वी आर इज इक्वल टू में एन इंटू में एच अपॉन 2 पाई। ये वो बोल तो देता है यार। एक सेकंड है, मुझे आंख में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट साफ कर दूं मैं। ओके, पता नहीं क्या हो गया राइट वाली में, ठीक है। एम वी आर इज इक्वल टू में एन इंटू में एच अपॉन में 2 पाई, ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट था, ठीक है। अब कैसे डी ब्रोगली ने इस चीज को एक्सप्लेन किया, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। डी ब्रोगली ने ये देखा, डी ब्रोगली ने उसको बैठाया बोर को, भैया बताओ कैसे, भैया बताओ। तो बोर क्या कह रहे हैं, देखो बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या कहता है कि ये हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता है भैया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं शेल के अंदर, है ना। ये हमारे पास क्या है, शेल है, और इनमें कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब डी ब्रोगली कह रहे हैं, याद करो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। यार बोर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता होगा, बोर कह रहा बिल्कुल भाई। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है। क्या सच में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे रोटेट करता है? पक्का? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैटर है और मैटर के पास दोनों नेचर है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास मतलब पार्टिकल नेचर तो है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल की तरह मूव तो करेगा, पर वेव नेचर भी तो दिखाएगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। कैसे? ऐसे, वेव की तरह। ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, हाँ या ना, वेव की तरह मूव करेगा। अरे तुम्हारा दिमाग खुल रहा है, और थोड़ा सोच के देखो, ये बात सही भी तो है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, तो वो ऐसे मूव करेगा। यही बात डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन करी थी। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए हाइपोथेसिस, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये तो आपको पता है कि ये प्रूफ हमें करना है।
है ना, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए हाइपोथेसिस। डी ब्रोए का हाइपोथेसिस क्या कहता है, वो ये कहता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू में एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी बोलो या क्या बोलो, एच अपॉन में एम वी, एच अपॉन में एम वी। बात क्या है, एक ही है, बात क्या है, एक ही है, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ठीक है। अब दूसरी चीज मेरे पास ये है कि ये तो हो गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ये तो हो गया 1। अब डी ब्रोई ने एक चीज बोली, डी ब्रोई ने पता क्या बोला कि भैया ऐसा है ना कि तुम ये कह रहे हो कि जो ये शेल है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है, जो कि एक्चुअल में वो वेव फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो ना असल में जो ये वेवलेंथ बनेगी, असल में ये जो वेवलेंथ बनेगी, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना, ये नॉन एसेलरेटेड मोशन है। सही बात है, नॉन एसेलरेटेड मोशन है क्योंकि उसकी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। अगर उसकी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है फॉर नॉन एसेलरेटेड मोशन, अरे याद है ना रदरफोर्ड का यही तो ड्रॉबैक था कि ये अगर एसेलरेटेड मोशन है फिर तो वो अपनी एनर्जी लूज कर करके उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन उनने क्या बोला, फॉर नॉन एसेलरेटेड मोशन, फॉर नॉन एसेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन का नॉन एसेलरेटेड मोशन है, इसके लिए पता है क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो भाई ऐसा है ना, असल में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटना चाहिए था, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटना चाहिए था, पर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे काट रहा है, ऐसे, ऐसे, मतलब सॉरी वेव थोड़ी गलत बन गई, माफी चाहेंगे उसके लिए। ये तो और गलत बन गई, ऐसे मतलब वेव की तरह चक्कर काट रहा है। अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे चक्कर काट रहा है, ऐसे। देखो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां पर कितनी वेव बन रही है, अगर इसको मैं हटा दूं एक बार के लिए, यहां पर कितनी वेव बन रही है, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये एक वेव है, ध्यान से देखो ना, ये एक वेव है, दूसरी वेव ये रही, जी 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 जी, दूसरी वेव ये रही, तीसरी वेव ये रही, ट्रफ क्रस्ट। तो भाई यहां पे टोटल मिला के 3 वेव बन रही है, एक यहां से ये, दूसरी यहां से ये, तीसरी यहां से ये। तो टोटल मिला के कितनी वेव बन रही है, 3। टोटल मिला के कितनी वेव बन रही है, 3। टोटल मिला के कितनी वेव बन रही है, 3। पता है यहां से बोर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर वो तीसरे शेल में मूव कर रहा होगा, थर्ड शेल में, अगर वो थर्ड शेल में मूव कर रहा होगा, तीसरे शेल में मूव कर रहा होगा, तो वो 3 वेव बनाएगा। मैंने कहा और अगर चौथे में, अगर वो चौथे में मूव कर रहा होगा तो वो 4 वेव बनाएगा, 1 2 3 4, यहां से यहां तक 1 2 3 और ये 4, 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव। तो अगर चौथे शेल में होगा तो 4 वेव बनाएगा, अगर 5वें शेल में होगा तो 5 वेव बनाएगा, छठे शेल में होगा तो 6 बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात को, अब आगे और बताइए। अब बोर ने एक और बात बोली कि नवीन भाई असल मायने में इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा हाँ यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है। कह रहा तो इलेक्ट्रॉन का जो सरकमफेरेंस हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो सरकमफेरेंस हुआ, मैंने कहा सरकमफेरेंस बोले तो कह रहा तेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करना चाहिए था। मैंने कहा ऐसे, बोर के हिसाब से ऐसे सीधे मूव करना चाहिए था। अरे ये समझो ना यार, बोर के हिसाब से कैसे मूव करना चाहिए था, गोल गोल। अब अगर गोल गोल मूव करता, अगर गोल गोल मूव करता, अगर गोल गोल मूव करता तो उसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, वेव बना के। कैसे, वेव।
तो पहले शेल में कितनी वेव बन रही है? एक। दूसरे शेल में दो, है ना, दो वेव बन रही है। एक वेव की लेंथ लैम्डा, तो दो की क्या हो जाएगी? 2 लैम्डा। तीन की क्या हो जाएगी? 3 लैम्डा। चार की क्या हो जाएगी? 4 लैम्डा। एन की हो जाएगी n लैम्डा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं ये कहना चाह रहा हूं, भोर ने बोला कि असल में, डी ब्रोगली ने बोला असल में वो इलेक्ट्रॉन सीधा चक्कर काटना चाहिए था, पर वो वेव की फॉर्म में चक्कर काट रहा है, तो उसका जो ऑर्बिट का रेडियस होता है 2 पाई आर होना चाहिए था, पर वो n लैम्डा है, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल। कोई डाउट? अगर पहला शेल है तो पहले शेल का रेडियस, पहले शेल का नंबर। अगर दूसरा शेल है तो दूसरे शेल का यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ सेकंड आ जाएगा। तीसरे शेल के लिए यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ थर्ड आ जाएगा। कोई डाउट है तो बता दो भाई। क्लियर है? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, फॉर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन जो 2 पाई आर होगा, जो 2 पाई आर होगा, मैं ऐसे बोलता हूं सर्कमफेरेंस या डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस covered by an electron, distance covered by an electron will be, distance covered by electron in one revolution, in one revolution will be equals to integral multiple of its de Broglie wavelength। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि n लैम्डा बराबर होगा किसके? 2 पाई आर के। 2 पाई आर के, 2 पाई आर के, यानी 2 पाई आर बराबर होगा किसके? n लैम्डा के। अब यहां से मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूं। अब तो हो गया भाई, ये 3 नंबर का सवाल है बेटा, ये 2 नंबर का सवाल है, ये एग्जाम में डेरिवेशन आती है इसकी। अब इसको बोल दो 2, पुट 2 इन 1 इन 2, पुट 1 इन 2, लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन। लैम्डा कितना है? h अपॉन में mv। mv को ऊपर भेज रहा हूं, 2 पाई को नीचे भेज रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? mvr इज इक्वल्स टू में n इंटू में h अपॉन 2 पाई। और यही तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट है, हाँ है ना? तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट है, ये क्या है? बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। और इसको प्रूफ किसने किया है बेटा? इसको प्रूफ किसने किया है? इसको प्रूफ किया है किसने? डी ब्रोय ने। इसको प्रूफ किसने किया है? डी ब्रोय ने। बराबर है? यस यस यस। तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है? अगला सवाल लिखता हूं बोर्ड पे मैं। अब बेटा एक बार क्या करो ना, एक बार पूरा चैप्टर हल्का हल्का रिवाइज कर लो। मैं सवाल कराऊंगा तो आपसे हो जाएंगे। क्लियर है? करो बेटा। तो बेटा हमारे पास एक सवाल ये है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता सवाल को ट्राई करो, सवाल आसान है, आपसे बन जाएगा। बराबर है? सवाल आसान है, आपसे बन जाएगा, ठीक है? आंसर भाई, आंसर। सवाल ये कहना चाह रहा है, ट्राई किया बच्चे, प्लीज ट्राई किया, ठीक है? विच ऑफ द ट्रांजिशन शोन इन फिगर आएगा, correspond to the emission of a photon of wavelength 275 नैनोमीटर। देखो आराम से आहिस्ता आहिस्ता देखो। कभी भी ऐसा सवाल आए, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, मैं बहुत वो बता रहा हूं जिस तरीके के सवाल एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं। देखो अब अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जाएगा, हायर शेल से कहां जाएगा? लोअर शेल में। भैया हायर शेल से लोअर शेल में कहां जा रहा है? यहाँ पे इस वाले शेल, इस वाले ना, इस वाले शेल की जो एनर्जी है वो 0 है, और जबकि इस वाले कितनी है? -10। तो बेटा ये वाला, इसमें और कम एनर्जी है। अरे भाई 0 -10 से बड़ा होता है। अरे तो तुम बायोलॉजी वाले भी तो, 0 -10 से बड़ा होता है ना, लाइन कार्टेशियन प्लेन में है ना, 0 फिर -10 इधर आता है, तो -10 बहुत कम है। -10 कम, जितनी एनर्जी कम होगी उतना वो स्टेबल होगा। तो यहां से क्या है? ये हायर शेल्स है, इनसे लोअर शेल्स में जा रहा है, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां गया, ए। तो देखो यार, जब भी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा है और वो भी हायर से लोअर में जा रहा है, तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ताकि इस तरीके के हर सवाल आपसे हो जाए। मैं एक सवाल मैं कर रहा हूं, ऐसे ही एक सवाल मैं आपको दूंगा, तो यहां से वो रेडिएशन एमिट करेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है? एक
एनर्जी उसने रेडिएशन एमिट करी EA मान लेते हैं। अब यहां से बी में जाने में वो फिर से मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस सेल से इस सेल में जाएगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, मान लो ये EB हो गया, ठीक है। अब अगर कोई सी वाला होगा तो ये वो यहां से यहां तक जाने में EC रिलीज किया उसने, और यहां से यहां जाने में उसने कितना रिलीज किया ED। ओके ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ये था। अब कह रहा है कि बताओ कौन सी वाली रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो 275 होगी, 275 नैनोमीटर। यार हमें कैसे पता होगा यार, आओ सॉल्व करते हैं। देखो गिवन कह रहा है ये 4 रेडिएशन रिलीज हुई है, बताओ कौन से वाले केस में वेवलेंथ 275 नैनोमीटर होगी। देखो तो गिवन दे रखा है वेवलेंथ कितना, 275 नैनोमीटर, यानी 275 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, है ना, यही होता है, ठीक है। अब देख दोस्त ऐसा है, एक काम करना, उसने इतनी वेवलेंथ की लाइट एमिट करी है, इतनी वेवलेंथ की लाइट एमिट करी है, एनर्जी निकाल लेते हैं इसकी कि पता नहीं वेवलेंथ कितनी, एनर्जी निकाल लेते हैं। वी नो दैट E इज इक्वल्स टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी की रेडिएशन एमिट हुई होगी, E इज इक्वल्स टू एच कितना होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू में C कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा कितना है 275 इंटू 10 की पावर -9। और बेटा ये मीटर वीटर है तो यहाँ पे जूल आएगा, क्या आएगा जूल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ आंसर किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक काम करो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेटा प्लीज यार ये मत कहना कि आपको नहीं पता, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होते हैं। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो ये जूल के लिए ये डिवाइड में चला जाएगा, EV आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 275 इंटू 10 की पावर -9 इंटू में जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो ये पूरा नीचे आएगा ना, इसके इंटू में क्या आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना बच्चा। अरे जूल को बदलना है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको यार अगर मैं सॉल्व करूंगा समय जाएगा बेमतलब का, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बच्चे, ऐसा मत सोचियो है ना कि भैया ने सॉल्व नहीं किया, तुझे पता है भैया की कैलकुलेशन ठीक ठाक है, देखा ना। तो E कितना आएगा सॉल्व करके, ये आएगा E हमारे पास, इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस E को सॉल्व करके आएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके के सवाल यहीं से करने हैं, ठीक है ना। अब देखो ये इस पे डायरेक्ट आंसर मत टिक कर देना, किस पे टिक करोगे तुम्हें क्या पता है, ठीक है। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं इलेक्ट्रॉन जो है, एक मिनट यार, इसका भी -4.5 इसका भी -4.5, सवाल में क्या लिखा था मैंने, ये -2 है भाई, सॉरी बेटा ये -2 है, ये -2 है, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी। ओके ठीक है। आओ देखो अब ध्यान से, ये 4.5 आ गया, तुम्हें क्या पता 4.5 किसका है, तो रिलैक्स करो, चिल मारो, ठीक है। इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट हुई थी, मतलब जो वेवलेंथ उस रेडिएशन की इतनी थी, तो उस रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी, इतनी। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिफरेंट केसेस निकालना है। एनर्जी एमिशन फॉर गिवन फिगर, इस गिवन फिगर के लिए एनर्जी एमिशन निकालते हैं EA। अब अकॉर्डिंग टू बोर थर्ड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, कितनी एनर्जी निकलती है, वो बराबर होता है E2 माइनस E1 के। डेल्टा E किसके बराबर होता है, E2 माइनस E1 के। प्लीज यार ये याद होगा आपको, थर्ड पोस्टुलेट EA, जो A वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले शेल से इस वाले शेल में आया है, तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा बेटा, EA के लिए क्या हो जाएगा, जो A वाला होगा, जिसने A वाला स्पेक्ट्रम बनाया है, उसने जो एनर्जी रिलीज करी होगी, उसके लिए हायर शेल कौन सा है बेटा, गलती से भी -2 पहले मत रख दियो, ये मत बोलियो कि E2 माइनस E1, मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे, एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। E2 माइनस E1 नहीं, ज्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी को माइनस करना है, ज्यादा 0 है, 0 ज्यादा है, तो ये आएगा 0 माइनस में -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे ज्यादा में से कम को माइनस करना है,
तो इसको घटा के कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या जब इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ए जो ए है वो इस वाले से इस वाले में आ रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिशन कर रहा होगा, लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है हटा दो। ई बी, जो बी वाला है वो यहां से यहां पे आ रहा है, यानी पहले वाले शेल से इसमें आ रहा है, चौथे वाले में जो भी है, ये चौथे से दूसरे में जो भी है, तो एनर्जी कितनी है यहाँ पे 0, तो हायर शेल से हो गया यहाँ पे 0 माइनस इस वाले बी वाले में कितनी एनर्जी है -4.5, -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसान है, हमारा आंसर मैच कर चुका है। यानी कि जब वो इस वाले शेल से इस वाले शेल में जो बी वाला स्पेक्ट्रम होगा उसमें एनर्जी रिलीज होगी इतनी, और ये एनर्जी कब निकली है जब वेवलेंथ हमने कितनी रखी है 275, यानी हमारा आंसर आ चुका है। पर फिर भी हम आगे कर लेते हैं। मान लो आंसर ना मैच किया होता सी वाले में, तो सी वाले में क्या है यहां से यहां जा रहा है, सी वाले में क्या है यहां से यहां जा रहा है, भाई चल रहा है ना माइक, ठीक है। तो हायर शेल क्या हो गया -2 माइनस में E2 माइनस E1 ना, तो E2 कितना है -2, और ये कितना है कहाँ जा रहा है C -4.5, तो -4.5 है ना, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 तो ये आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ED क्या आ जाएगा बेटा, हायर कितना है -2 माइनस का -10, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा आंसर मैच कर गया बी से, तो आप लिख दो हेंस EB, which of the transition shown in the figure correspond to the EB of photon of wavelength. EB shows the emission of wavelength of 275 नैनोमीटर। तो इस तरीके का सवाल आप बना ले जाओगे, 2 नंबर का सवाल है, आसान सवाल है, क्लियर है। पहले जो वेवलेंथ दे रखी है ये निकाल लो कि उसमें एनर्जी कितनी रही होगी, फिर बाकी एनर्जी का डिफरेंस निकाल के कंपेयर करके निकाल देंगे। एक ऐसा ही सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ये भी प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, वो भी प्रीवियस ईयर का है, ठीक है ना, नोट कर ले। देख बेटा, अगर तू देख पा रहा होगा तो सेम सवाल है, ये भी PYQ है, वो पहले वाला भी PYQ था, वैल्यू बदली है, बस वैल्यू बदली है, वेवलेंथ बदली है। हो जाएगा सवाल, हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा इसको, है ना, कर लेना, ठीक है, मिटा दूं इसको, ठीक है ना, फटाफट नोट कर लो, पहले इसका सवाल कर लो बेटा, इसका आंसर, और हो जाए तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, तो हमारे पास अगला सवाल है बेटा, देखो क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो भाई क्या है, एक बात सुन लो, देखो पता क्या है, एक होता है अल्फा लाइन, एक होता है बीटा लाइन, एक होता है गामा लाइन। देखो एक अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन क्या होता है, ध्यान सुनना। देखो मान लो ये हमारे पास शेल है n = 1, है ना, और ये है हमारे पास n = 2, ये है n = 3, और ये है n = 4। अब ये है मान लो n = 5, कुछ भी है, ठीक है। तो एक होता है अल्फा लाइन, एक होता है बीटा लाइन, एक होता है गामा लाइन, कुछ भी हो सकता है ना। देखो हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है ना, जब हम ये सवाल सॉल्व करते हैं। भाई बंद तो नहीं हो गया ना, चल रहा है। अरे यार एक तो माइक ना अगर बंद हो जाए ना फिर वीडियो बिल्कुल आवाज जाएगी नहीं उधर। देखो तो ये N1 2 3 4 5, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है, मैं चलो पहले वाले शेल की बात कर लेता हूं, है ना। देखो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो पहले वाले शेल में आ रहा है, उससे जस्ट ऊपर वाले शेल से आ रहा है, तो इसे बोलते हैं अल्फा लाइन। क्या बोलते हैं, अल्फा लाइन। अल्फा लाइन अगर पहले वाले शेल से आ रहा है तो उसे बोलते हैं अल्फा, मतलब जिस शेल में आ रहा है वो चाहे किसी में भी आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है, लेकिन उससे जस्ट ऊपर वाली से आ रहा है तो उसे बोलते हैं अल्फा लाइन। यानी अल्फा लाइन क्या होती है, अल्फा लाइन का मतलब होता है N1+1। N1 क्या होता है, जिसमें आ रहा है। भाई प्लीज यार अब ये मत बोलना ये नहीं पता। N1 क्या होता है,
जिसमें आ रहा होता है, जो छोटा होता है। N2 क्या होता है? जिससे आ रहा होता है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अल्फा लाइन क्या होती है? N1+1, जिसमें आ रहा है +1, उससे जस्ट ऊपर वाला। एक होता है बीटा लाइन। बीटा लाइन का मतलब होता है उससे ऊपर वाले से आ रहा है। मतलब अच्छा एक बात बताओ, तीसरे वाले शेल के लिए अल्फा लाइन क्या होगी? मतलब चौथा वाला शेल। और बीटा लाइन क्या होगी? पांचवा वाला शेल, है ना। तो बीटा लाइन क्या होता है बेटा? बीटा लाइन क्या होती है बेटा? N1+2, है ना, उससे जस्ट ऊपर वाले से, है ना। ये N1 है मान लो, तो +2 उससे ऊपर वाले से। अगर N1 1 है तो 1 जमा 2 कितना हो जाएगा? 3, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एक होती है गामा लाइन, दिस इज बीटा लाइन। एक होती है गामा लाइन, इसे कहते हैं गामा लाइन। एक होती है गामा लाइन। गामा लाइन क्या होती है कि N1+3, है ना। अरे बात समझ में आ रही है? गामा लाइन क्या होती है? N1+3। आसान है। हालांकि मैंने बता दिया अल्फा लाइन जिस शेल में आ रहा है उससे जस्ट ऊपर वाला। बीटा लाइन, अच्छा बताओ लाइमन के लिए, लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है? लाइमन के लिए मतलब होता है N1 की वैल्यू कितनी है? 1। लाइमन के लिए N1 कितना होता है? 1। तो लाइमन के लिए अल्फा सीरीज, अल्फा लाइन क्या होगी? मतलब N1+1, 1+1 2, दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बीटा लाइन क्या होगी? तीसरे शेल से पहले में आ रहा है। और गामा लाइन क्या होगी? चौथे शेल से पहले में आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो वीडियो ऑन है ना? यस, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन, ठीक है ना। अल्फा H, अल्फा लाइन। हालांकि उसने यहां पे दे रखा है कि अल्फा लाइन कौन सी है? N2=3 है। N2 क्या है? 3 है। ये मैं N2 बात कर रहा हूं, N2 है ना। N2 कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। हालांकि उसने दे दिया, पर नहीं देता तब भी हम पता कर लेते। बाल्मर सीरीज के लिए, हाँ, बाल्मर के लिए N1 कितना होता है? 2। बाल्मर के लिए N1 कितना होता है? 2। तो उसके लिए अल्फा लाइन तो 3 होगी भाई। 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा। समझ रहे हो ना यार? प्लीज यार, है ना। ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन रेडबर्ग कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? वेवलेंथ। एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा है तो हो गया सवाल, गिवन है आंसर। बस ये मैंने आपको कराया अल्फा लाइन की वजह से। गिवन दे रखा है, लैम्डा निकालना है, सॉरी, रेडबर्ग कांस्टेंट आर दे रखा है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। ऑल्दो ये वैल्यू हमें याद रहती है ना, और ये नहीं भी देता तब भी काम चल जाता। N1 बेटा एक बात बताओ, क्या है बामा सीरीज? बामा सीरीज के लिए N1 कितना होता है? नोट्स को पीछे पलटाओ। N1 कितना होता है फॉर बामा सीरीज? N1 होता है 2। N1 कितना होता है? 2। और N2 कितना होगा बेटा? 3। अल्फा लाइन बोला है तो N2 कितना होगा? एक ऊपर प्लस। N2 क्या होता है अल्फा लाइन के लिए? N1+1। तो 2+1 कितना हो जाएगा? 3। वी नो दैट 1/λ में हाइड्रोजन बोला उसने, वैसे बात खत्म हो गई है। RZ² होता है, Z की वैल्यू वैसे भी 1 हो जाएगी, है ना। RZ² 1 में N1 पहले आता है बेटा, N1 का स्क्वायर माइनस 1 में N2 का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। 1/λ में R कितना है? 1.097। Z तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1। R1 कितना है बेटा? R1 है मेरे पास, अच्छा काम करो ना, नहीं निकल, अच्छा सॉरी, इनटू में 10 की पावर कितना भी आएगा? 7। 1 में N1 कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर 7। 1/2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, समझ गए। 9 - 4 डिवाइड बाय, अरे समझ में आता है तुम्हें? गणित आती है गधों। 1/4 माइनस 1/9, है ना। तो 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर माइनस 7। 9 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो 9 में से 4 गए, कितना बचेगा? 5 डिवाइड बाय 36, ऐसा आएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, गलती मत करना कि सॉल्व कर दो, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। इसका उल्टा करो, वेवलेंथ निकालनी है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू में ये पूरा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 36
इंटू में 36, सॉरी नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल होगा ना बेटा। 36 डिवाइड बाय 5 इंटू 1.097 इंटू 10 की पावर 7, यही है। अब देखो 1.097 को अप्रॉक्स 1 ही लेके चलो, रेडबर्ग कांस्टेंट कितना भी दे दे उसको फिर भी अप्रॉक्स क्या लेके चलो, नहीं 1 लेके चलोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। कारण क्या है, उसने बोला इतना लेके चलना, पहले मल्टीप्लाई कर लो। लैम्डा इज इक्वल्स टू में 5 नीम 5 सते 35, 36 डिवाइड इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऊपर माइनस का, तो 9 सते 35, 5 3 कैरी, 9 सते 9 नीम सॉरी 35 3 के 5 कैरी 9 45 46 48 8 4 कैरी, ये 0 का 0 4, ये आ गया 6 5 सॉरी 5.4 आ गया, 5 पॉइंट कितना आ गया 4, बराबर है। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लोगे 5.4 को 36 से काटोगे करीबन करीबन 6 पे जाएगा, 5 6 30 7 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा। अगर तू इसको 5 मानता तो ये 7 पे जाता है, 7 इसका आंसर नहीं है 6, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 6, कितना है इसका आंसर 6 5 6 3 6 5 6 3 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम मतलब मैं समझता है, एंगस्ट्रम समझता है तो इसको सॉल्व करके आएगा 6.563 इंटू 10 की पावर -7 मीटर है, ये मीटर है, ये कितना है मीटर। तो इसमें तू आंसर लिख देगा तब भी सही है, इसको तू आंसर लिख देगा तब भी सही है। और अगर तू ऐसे करना चाह रहा है कि इसको ऐसे लिख दे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 5 6 3 इंटू 10 की पावर, पॉइंट आगे बढ़ा रहा है तो 8 9 10, 3 पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो ऊपर क्या जाएगा -10 मीटर। अरे ये ऐसे आ जाएगा ना, वापस आएगा तो इतना ही हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम 6 5 6 3 एंगस्ट्रम। हालांकि मैं जानता हूं तो इतना आगे नहीं जाएगा, तो इतने पे ही छोड़ देगा। क्लियर है ना, सही है भाई, ठीक है। तो ये हो गया, इसको भी नोट कर ले और ये अपना सवाल भी अपना आराम से नोट कर ले। अब एक सवाल मैं तुझे ऐसा ही दे दूं, ठीक है, कर ले भाई, शाबाश। ओके बेटा, ये एक सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है इस सवाल के अंदर। इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, पास्चन के ऊपर, बाल्मर के ऊपर, पी ब्रैकेट के ऊपर बहुत आते हैं। ध्यान सुनना, देखो क्या होता है, एक तो वो अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन बोलता है, और जब वो बोल दे तो फिर तो सिंपल है कि अल्फा लाइन जस्ट एक ऊपर वाला, बीटा लाइन एक जस्ट, एक तो सबसे सिंपल सवाल है, बोलते चौथे शेल से दूसरे शेल में जा रहा है, बच्चा कैलकुलेट कर लेगा। एक तरीका वो ये बोलता है कि अल्फा लाइन है, बीटा लाइन है, बच्चा वो भी कैलकुलेट कर लेगा, मैंने पढ़ा दिया। एक कहता है मैक्सिमम, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, मिनिमम मैक्सिमम। तो भैया शॉर्टेस्ट या मिनिमम बात एक ही है, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल आए, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, कभी भी ऐसा सवाल आए कि वो कहे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट या व्हाट इज द लॉन्गेस्ट या व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। लाइमन सीरीज, यहां लाइमन की जगह बाल्मर, पास्चन, कुछ भी हो सकता है। देखो आंसर, कॉन्सेप्ट सुनो इसका। जाहिर सी बात है, जो लाइमन होता है, फॉर लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है 1, n1 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएगा, पहले शेल में। फॉर लाइमन सीरीज n1 की वैल्यू कितनी होती है 1, इलेक्ट्रॉन पहले शेल में तो आएगा। अब कह रहा है वेवलेंथ शॉर्टेस्ट निकालो। वी नो दैट, बच्चा बहुत ध्यान से सुनियो, हाँ बहुत ध्यान से देख, 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर होता है। जेड में हाइड्रोजन के लिए 1 मान के चल रहा हूं, कुछ ना दे रखा हो तब भी हाइड्रोजन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का। हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी, शॉर्टेस्ट यानी मिनिमम, शॉर्टेस्ट यानी मिनिमम, ठीक है। कैसे निकाला जाए, देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देख भाई, देख, मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा, मैं तेरे को प्योर कॉन्सेप्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा और तेरे दिमाग में खुद क्लिक कर जाएगा, बराबर है। यस यस यस, और तेरे को कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। देख अब यार n1 की वैल्यू तो तू 1 ले लेगा, 1 में लैम्डा शॉर्टेस्ट निकालना है यानी मिनिमम निकालना है, ठीक है। आर 1 लाइमन के लिए ये तो 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। n2 क्या लोगे, ऐसा तो उसने कुछ बोला ही नहीं है। हमें वेवलेंथ चाहिए कम से कम, तो यार कम से कम के लिए n2 क्या लिया जाए। अब बच्चे के दिमाग में पता है क्या आता है, n2 दो केस बनते हैं। एक तो
जस्ट इससे ऊपर वाला n2 इज इक्वल टू 2। और एक केस ये होता है कि इंफिनिटी वाला ले लूं, n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, कि मतलब मिनिमम वेवलेंथ किस में आएगी, मिनिमम वेवलेंथ किस में आएगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे शेल से इसमें आ रहा है तब वेवलेंथ कम आएगी, या जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से यहां आ रहा है तब वेवलेंथ कम आएगी। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि आओ आराम से कॉन्सेप्ट से दिमाग लगाते हैं। देखो एक काम करते हैं, पहले वैसे मैं इसका आंसर बताता हूँ। शॉर्टेस्ट के लिए हमें इंफिनिटी पकड़ना है और लॉन्गेस्ट के लिए जस्ट अगला वाला शेल, पर फिर भी हम कॉन्सेप्ट के तौर पे करते हैं कि मान लो मैं लेके चल रहा हूँ इससे जस्ट ऊपर वाला, शॉर्टेस्ट निकालना, इससे जस्ट ऊपर वाला लेके चल रहा हूँ 2 का स्क्वायर, तो n2 2 का स्क्वायर हो गया, n2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/λ मिनिमम। मैं एक बात कह रहा हूँ, है ना, एक बात कह रहा हूँ, चलो पहले मिनिमम नहीं लिखता मैं, है ना, ऐसे लैम्डा सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा r 1/1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा बच्चा, माइनस ये 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये 1/λ इज इक्वल टू r, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4। इसको उल्टा करूंगा ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4/3r, 4 ऊपर हो जाएगा तो ये 3r हो जाएगा, है ना। तो इतनी वैल्यू आ गई, काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा ये 1.3, 3 कम 3 10 बचेगा, 1.34r, 1.34/r, इतना लैम्डा आ गया। एक तो केस ये है, एक केस ये है मेरे पास, मैं यहाँ इसकी वैल्यू 3 भी ले सकता, 4 भी ले सकता, कुछ भी ले सकता, लेकिन बेटा मिनिमम मैक्सिमम जस्ट एक ऊपर वाला एक इंफिनिटी, इसमें 2 कंफ्यूजन होती है। देखो तो यहाँ पे मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर। इसको देखो लाइमन के लिए n1 तो 1 ही होगा, और n2 में लेके चल रहा हूँ 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी यानी अनंत से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर अनंत से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये इंफिनिटी, वो इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी वैसे 1/इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, और इंफिनिटी का स्क्वायर तो और बड़ा होगा, तो ये 1/इंफिनिटी का स्क्वायर वैसे भी 0 होगा। तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 0, 0, तो यहां से 1/λ क्या आ जाएगा r, और लैम्डा क्या आ जाएगा यहां से 1/r, ये आया। देखो दोनों केसेस में क्या अंतर दिख रहा है तुम्हें, जब आप जस्ट एक ऊपर वाला ले रहे हो, जब आप जस्ट एक ऊपर वाला ले रहे हो तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1.34 डिवाइड बाय r, लेकिन जब आप इंफिनिटी ले रहे हो तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1/r। सोच के बताना, गलत मत बोलना, चांटा मारूंगा। ये वाली वैल्यू बड़ी है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, सोच के बोलो। ये वाली वैल्यू बड़ी है कि ये वाली? अबे गधों, इसमें 1.34 ऊपर है, एक से बड़ा है ना, तो यानी न्यूमरेटर बड़ा है। देखो r तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, इसमें तो न्यूमरेटर है ही नहीं, है मतलब है एक है, लेकिन ये एक से बड़ा है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो कभी भी आपसे कहे कि लाइमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, तो लॉन्गेस्ट हमेशा लाइमन बाल्मर पार्शियल, लॉन्गेस्ट के लिए जस्ट एक नेक्स्ट वाला शेल पकड़ना पड़ता है। समझ में आ गया होगा यार, प्लीज यार, है ना यार, जस्ट एक बगल वाला। यस, तो मान लो मैं सवाल दे देता, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द लाइमन सीरीज, ठीक है ना। ठीक है, तो आप क्या करते, फॉर्मूला आपके पास ये होता है, आप लिखते वी नो दैट, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल्स टू में r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है। तो आप लिखते, तो बेटा लॉन्गेस्ट के लिए हमेशा याद रखना है, लॉन्गेस्ट के लिए जस्ट एक ऊपर वाला, और शॉर्टेस्ट के लिए इंफिनिटी, शॉर्टेस्ट के लिए इंफिनिटी, ठीक है ना। तो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा बेटा, लाइमन सीरीज के लिए n2 क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट के लिए कितना हो जाएगा 2, कोई डाउट, ये 2 हो गया, तो ये आ गया लैम्डा मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट ना मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम
मैक्सिमम। इसको सॉल्व कर लो यार। 1.34 डिवाइड बाय इसको मैं लिखूंगा 1.097 इंटू 10 की पावर -7, सॉरी प्लस का 7 होता है ना रेडबर्ग कांस्टेंट, तो काट पीट के ये आ जाएगा कितना, अप्रोक्स 1 से बड़ा है तो ये काट के आ जाएगा, मान लो 1.34 है ना, थोड़ा सा कम कर दो, 28 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ये आ जाएगी वेवलेंथ मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम निकालनी है, तो मिनिमम हमारे पास क्या आ जाएगी, ये मिनिमम फॉर मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज, लाइमन। तो N2 क्या हो जाएगा उसके लिए, इंफिनिटी, बराबर है। तो ये मिनिमम बराबर है। तो इसको R को सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/r, कितना है 1.097 इंटू 10 की पावर -7, तो ये आ जाएगा लैम्डा मिनिमम, माइनस नहीं प्लस का 7, यार रेडबर्ग में कंफ्यूज होता ना, मैं हमेशा बचपन में हो जाता था -7, अभी भी लिख देता हूँ कभी कभी, तो मैं मिनिमम कितना हो जाएगा 0.1 से बड़ा है ना ऊपर, ये 1 से छोटा है, 1.0997 कुछ भी लिख दो इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ये आ गया। क्लियर है ना, आसान है। अब सेम सवाल, ये पहले आप नोट कर लो। अब मैं बताता हूँ प्रीवियस ईयर का सवाल क्या था। प्रीवियस ईयर कुछ साल पहले का सवाल था, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द लाइमन की जगह बाल्मर था, बाल्मर की जगह पास्चन हो सकता है, बराबर है। तो ये सवाल पहले आप नोट कर लो, 5 4 3 2 1, क्लियर है। और अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ लाइमन की जगह क्या लिख के दे रहा हूँ, पास्चन। क्या पता आपके एग्जाम में यही आ जाए भाई, पास्चन करके देखो, नोट्स में करना है, ये मैं चेक करूंगा आपका होमवर्क, नोट्स में चेक करना, पास्चन का आंसर बताना है, कमेंट में बता देना। आंसर पढ़ लेता हूं मैं कभी कभी कमेंट में, है ना, तो कमेंट में आंसर लिख देना सारे सवालों के, बराबर है, फटाफट लिख दो। अब बेटा ये सवाल है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनका जैसा सवाल आपको एग्जाम में जरूर दिख जाएगा, बराबर है। देखो अब देखो सवाल कह रहा है, एक बार खुद करने की कोशिश करो यार, डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है, जो मैंने आपको रेडियस का फॉर्मूला बता रखा है 0.529 n²/z, है ना, और एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है, -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। आंसर देखो बेटा, एक बार ट्राई कर ले यार, है ना, ट्राई करेगा सवाल हो जाना चाहिए, और आराम से हो जाएगा तेरे से, तू होशियार, मतलब इतना तो कर सकता है यार, देखो है ना। आंसर, विच स्टेट ऑफ ट्रिपल आयोनाइज बेरिलियम एटम, भाई आई स्पेलिंग गलत हो सकती है, वो हो सकता है यार स्पेलिंग, यार मैं कौन सा अंग्रेजी का मास्टर हूँ, बराबर है। बेरिलियम ट्रिपल आयोनाइज क्यों कह रहा है वो बेरिलियम ट्रिपल आयोनाइज इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो बोर का जो लॉ है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की थ्योरी है, जो बोर की जो थ्योरी है, वो क्या है, वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है। तो वो कह रहा है ट्रिपल आयोनाइज बेरिलियम, बेरिलियम है 3+, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर 4, तो 3+ आ गया, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा, तो इस वजह से बोला उसने, है ना। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए थ्योरी वैलिड है, हैज सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। गिवन है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट है, एन कितना है इसका, 1, एन कितना है 1, ठीक है। और यहां पे हमारे पास है बेरिलियम, यहां पर हमारे पास है बेरिलियम, ये है बेरिलियम Be3+, Be3+, इसका, अच्छा हाइड्रोजन के लिए मैं NH बोल देता हूं, N(H), और ये N(Be), ये हमें नहीं पता, कह रहा है दोनों के लिए। अब कह रहा है इसका पहला शेल का जो रेडियस होगा, इसका पहले शेल का जो रेडियस, स्टेट ऑफ ट्रिपल आयोनाइज्ड बेरिलियम आयन हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है। कह रहा है इसके हाइड्रोजन के पहले शेल का रेडियस इसके किस शेल के रेडियस के बराबर होगा, यानी तुमसे पूछ रहा है N2 बताओ, रेडियस दोनों का सेम है, यानी हेयर जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है, वी नो दैट रेडियस का फॉर्म देखो, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी 1, इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी
इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, बेरिलियम के बेटा जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4, है ना। ठीक, वी नो दैट रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर, 529 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैंने आपको रेडियस का फॉर्मूला बताया था, ये मैंने आपको क्या बताया था, रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। देखा, अब रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, और कौन से शेल के लिए, फर्स्ट शेल के लिए, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फॉर फर्स्ट सेल कह रहा है बराबर है किसके, रेडियस ऑफ बेरिलियम, रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+ फॉर एन बीई शेल। अब ये एन ई तो निकालना है ना, तो निकाल लेंगे। अच्छा एक मिनट, डिवाइड बाय जेड भी तो आता है, अरे थप्पड़ मारूंगा तेरे कान के नीचे, डिवाइड बाय जेड भी तो आता है, तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बराबर है रेडियस ऑफ बेरिलियम के, तो ये क्या आ जाएगा, 0.529 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एन ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.529, और यहां पे क्या है, एन ऑफ बेरिलियम का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड ऑफ बेरिलियम। अरे दोनों का बराबर है ना, किस नंबर ऑफ शेल के लिए वो निकालना है, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा एन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा है, 1, हाइड्रोजन के पहले शेल के बराबर है ना, ग्राउंड स्टेट बोला उसने, ग्राउंड स्टेट का मतलब पहला शेल, तो ये हो जाएगा 0.529, ये 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये भी 1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर डिवाइड बाय यहां क्या आ जाएगा 4, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, इसको आगे सॉल्व करूंगा तो 1 1 4 इधर जाएगा, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी हाइड्रोजन के पहले शेल का रेडियस और बेरिलियम के दूसरे शेल का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है, n की वैल्यू 2 आ गई। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, समझ गया ना, n की वैल्यू क्या, n ऑफ बेरिलियम, सॉरी, सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, कंपेयर द एनर्जी ऑफ टू स्टेट्स, एनर्जी ऑफ शेल, बोर के मुताबिक एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल्स टू -13.6 n स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू -13.6 जेड हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल है ना, फर्स्ट शेल का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया 1, और एनर्जी फॉर बेरिलियम क्या हो जाएगा बच्चा, -13.6, बेरिलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन कितना होता है, नंबर ऑफ शेल कितना निकला था, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया। अरे बेरिलियम के लिए नंबर ऑफ शेल 2 निकला था ना, इसको बोलते सेकंड, डिवाइड करते 1 and 2 को, डिवाइड 1 and 2, भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें क्या कराया जाए बताओ ना तुम मुझे यार, है ना यार। तो E ऑफ H डिवाइड बाय E ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, डिवाइड पे क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, भाई इससे ये पूरा, अरे यार तू भी तो गधा ही है, -13.6 डिवाइड बाय 1 1 तो 1 1 होता है, -13.6 इंटू में 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो EH बाय EBE इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, कट गया कितना आया 1/4, तो एनर्जी का रेशियो कितना आया 1/4, ये हो गया। तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, बराबर है। अब इसके कुछ सवाल हैं जो मैं तेरे को होमवर्क में दूंगा, सुबह जब तेरे पास लेक्चर आएगा, तो सुबह जब ये सुबह 7 बजे है ना, अभी रात के बज रहे हैं 11, 11:15 हो गए होंगे, अब मास्टर को लग रही है भूख, मास्टर रोटी खाएगा अब आराम से, है ना, सुबह का थका हुआ है ना, तो है ना, थका हुआ क्या है यार, मतलब सब अपने लिए काम कर रहे हैं ना यार, मैं बोलूंगा हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कुछ नहीं है, अपने लिए काम कर रहे हैं, तुम भी अपने लिए कर रहे हो, है ना यार, जाहिर सी बात है ना। तो सुबह आपके पास 7-8 मतलब 7 बजे का मैं शेड्यूल सेट करूंगा, 7 बजे लेक्चर आ जाएगा, आप 8 बजे तक देख लोगे, और क्वेश्चंस जो होंगे इसके बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैंने बच्चों को होमवर्क में दिए थे ऑफलाइन में, आपको भी मैं होमवर्क में दूंगा ऑफलाइन में, गारंटेड आपसे हर एक सवाल बनेगा, आपके नोट्स के अंदर से हर एक सवाल होगा, मैं गारंटेड, मैं दावा कर रहा हूं बेटा, दावा कर रहा हूं, बराबर है। आपको बस फॉर्मूला देखना और आंसर लगाना है, बराबर है। ऑफलाइन में हर एक बच्चे सवाल हो गया था, तो आपसे भी हो जाएगा, होमवर्क में दिया था उन्हें भी, बराबर है। इतने ही सवाल मैंने उन्हें भी कराए थे, इतने ही मैंने आपको भी करा दिए, क्लियर है, ओके। देन आज का होमवर्क है आपका बच्चा, यहाँ तक के नोट्स बना लियो अभी,
संडे यानी कल सुबह तेरे पास लेक्चर आएगा, शाम को मैं एक और फिजिक्स का लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जो कि न्यूक्लियाई चैप्टर का होगा, ठीक है ना। न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और ठीक है बेटा, है ना। ओके बाय, टेक केयर। तब तक यहाँ के नोट्स कर लियो और जो क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा भेजूंगा उनको भी कर लियो। बाकी अपना पूरे दिन भर बैठ के रिवाइज कर बच्चा। रिवीजन को प्लान करने से नहीं होता है, करना पड़ता है बच्चा, करना पड़ता है ना यार। हम लोग भी यार करते थे यार, झूठ नहीं क्यों बोले यार, है ना यार। अभी भी पढ़ते थे, मतलब अभी भी, अब तो खैर समय नहीं मिलता पढ़ने का, मन करता है पढ़ने का लेकिन समय नहीं होता यार, है ना यार। मतलब मैं सही बताऊं ना, तो हम पे भी फिजिक्स की किताबें रखी हुई है, केमिस्ट्री की किताबें रखी हुई है, हम भी सोचते हैं यार, मैं भी सोचता हूँ बहुत सारी चीजें देखूं, ऐसी कुछ कुछ मतलब बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, पर नहीं होता है। फिजिक्स 11वीं 12वीं की ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि नहीं, एक बार और पढ़नी चाहिए मुझे, है ना, ताकि मेरी कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी हो। समय नहीं हो पाता, है ना। लेकिन आप पढ़ो यार, आप पढ़ो यार, है ना यार, पढ़ो। पूरा दिन आपके पास खाली है। टाइम टेबल सेट करने से नहीं होता कि 7 से 8 फिजिक्स पढ़ूंगा, 8 से 9 केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 9 से 10, 9-10 का ब्रेक लूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। एक बार बैठ गया, अपने को पता है भैया, एक बार अगर अपन लोग बैठ गए, ये चल रहा है भाई माइक, अगर एक बार बैठ गए तो 3 घंटे से पहले नहीं उठना है, कुछ भी हो जाए नहीं उठना है साला, 3 घंटे से पहले नहीं उठना है, नहीं उठना है, मतलब नहीं उठना है 3 घंटे से पहले। भाड़ में जाए दीन दुनियादारी, बराबर है। तो पाताल लोग गिर जाए, धस जाए, पृथ्वी खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, ब्रह्मांड इधर हो जाए, तुम्हें 3 घंटे से पहले नहीं उठना है। और 3 घंटे पढ़ लिया इसका ये मतलब नहीं है कि फिर आगे क्या है, 3 घंटे पढ़ लिया फिर आराम से सो जा। फोन वोन चलाने से अच्छा है सो जा, ताकि माइंड दोबारा फ्रेश हो जाए, दोबारा पढ़ने बैठ। पर ये रील्स वील्स मत कर यार, मत कर, बहुत पछताएगा यार, है ना यार। पढ़ अपना आराम से, शेड्यूल कर अपना, डेली रिवीजन कर, पढ़, मजा आएगा। पता है जब दिन भर 9-10 घंटे पढ़ेगा ना, रात को चैन की नींद आती है भैंस की टांग। और मैं ये सबको भी नहीं कह रहा पढ़ने के लिए, अगर आपको कुछ करना है तो पढ़ो, नहीं करना मत पढ़ो यार, वरना डेली कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना। ये तुम्हारी चॉइस है, हमारी चॉइस नहीं है कि तुमको कंपटीशन में धकेलना, है ना। तुम्हारी खुद की चॉइस है, बराबर है। हाँ, है ना, ठीक है। पढ़ो बच्चा, मेहनत करो, 1 महीना रह गया, बस 1 महीना यार, है ना। तुमसे ज्यादा हम एक्साइटेड हैं एग्जाम के लिए। क्लियर है? ओके बाय बच्चा, टेक केयर, रिवीजन कर, रिवीजन कर, रिवीजन कर, ठीक है ना। ओके ठीक है, ओके बाय बच्चा, टेक केयर। कोई भी एक चैप्टर पकड़ फिजिक्स का और उसको रिवाइज कर लियो, है ना, पूरे दिन भर खाली बैठ के, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, एक्स्ट्रा।